गुड मॉर्निंग। बीकॉम थर्ड ईयर में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने कल आप लोगों को बताया था कि डिटरमिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू जो फाइंड आउट की जाती है वो दो प्रकार के मकानों से संबंधित होती है। ऑल ऑफ फर्स्ट कल हमने जो डिस्कस किया था एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, दैट मीन्स जो एसएससी है उसने अपने मकान का स्वयं ही यूज किया है। नाउ टुडे वी स्टार्ट एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस, ऐसा मकान जो कि एसएससी का है लेकिन उसने उसको किराए पे दिया हुआ है। तो एनुअल वैल्यू ऑफ लेट हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हाउ टू वी कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू, ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में आपके तीन मेन पॉइंट हैं या तीन स्टेप के आधार पर हम इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो नोट्स में दी हुई है ऑल ऑफ फर्स्ट मैंने लिखा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस और उसमें ए पॉइंट दिया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। सबसे पहले हमें अपेक्षित किराए की गणना करनी पड़ेगी जिसे कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। सेकंड वन कंप्यूटेशन ऑफ द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो गत वर्ष में जितना भी हमें रेंट मिला है या मिलना चाहिए था उसके संबंध में हम गणना करेंगे और उसके बाद में जब हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन भी है एंड रेंट रिसीव्ड की कैलकुलेशन भी है, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहेंगे। और उसके बाद में जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद में हम तीसरा पॉइंट एक और कैलकुलेशन करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। तो इस प्रकार से ये तीन स्टेप के आधार पर हमारा जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो हमें जो प्राप्त आंसर होगा वह ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विच इज़ मोर ऑफ बोथ ऑफ देम, ये फाइंड आउट करना है और उसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड करना है। तो अब आपको सबसे पहला पॉइंट आपको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ टू वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, तो उसके लिए भी आपको बुक में तीन प्रकार के वैल्यू दी जाएंगी या तीन प्रकार के रेंट दिए जाएंगे। एक होता है फेयर रेंट, दूसरा होता है म्युनिसिपल वैल्यू और तीसरा होता है स्टैंडर्ड रेंट। तो इन तीनों बिंदुओं के आधार पर क्वेश्चन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके सामने ये तीनों प्रकार के रेंट आएंगे। तो तीनों प्रकार के रेंट के आधार पर हमें एक फॉर्मेट बनाना है और फॉर्मेट के आधार पे हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेक्टेड रेंट कितना होता है। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए जो पहला फॉर्मेट दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अनुसार फेयर रेंट लेना है, फेयर रेंट ऑफ द हाउस, आप नोट्स में भी देखिए। सेकंड वन है म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस, ये दोनों लेने हैं, इन दोनों में से जो ज़्यादा हो उसे हमें टेक ओवर करना है। मतलब थर्ड पॉइंट या थर्ड बिंदु में मैंने लिखा है विच एवर मोर, फर्स्ट और सेकंड, माना फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से जो ज़्यादा होगा उसको हम लेंगे। उसके बाद में उसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, और स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन करने में जो आपके कम होगा उसी को हम एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें तीन प्रकार की हमें रेंट मिलते हैं, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू का पहले कंपैरिजन करना, विच एवर मोर डेट इज़ द टेकन, और उसके बाद में स्टैंडर्ड रेंट लेना है और स्टैंडर्ड रेंट और जो ऊपर हमने टेक किया है उन दोनों में से जो कम होगा उसको ही हम एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे। ये हमेशा आपको एक फॉर्मेट से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सपेक्टेड रेंट की जो गणना की जाएगी वह तो उतनी ही की जाएगी या उतने समय के लिए की जाएगी जितने समय के लिए करदाता के पास ऑनरशिप रही हो, क्योंकि कभी कभी मकान वर्ष के बीच में बनते हैं या कभी मकान बीच वर्ष दिवाली पे ख़रीदा जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूरे वर्ष का एक्सपेक्टेड रेंट ना निकाल करके हम कुछ अवधि का ही निकालते हैं। ये मैंने आपको नोट में बताया है। अब आप सेकंड पेज पर आ जाइए।
सेकंड पेज में आप लोगों के सामने मैंने एक और इलस्ट्रेशन रखा है, क्योंकि ऊपर तो केवल फॉर्मेट था। इलस्ट्रेशन में आपको दिया हुआ है डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग हाउस। 3 प्रकार के मकान दिए हैं, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। ये तीनों के दिए हुए हैं। तो आप लोग कंपैरिजन के आधार पे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा म्युनिसिपल वैल्यूशन और फेयर रेंट का। उनमें से जो ज़्यादा होगा उसी को लेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट मकान का ही उदाहरण बता रही हूँ। आपको म्युनिसिपल वैल्यू 20,000, फेयर रेंट 18,000 दिए हुए हैं। तो विच एवर मोर, हमें 20,000 रुपये लेने हैं पहले मकान के संबंध में। अब 20,000 हमने ले लिए, उसके बाद में उसका कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड रेंट से। तो स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 25,000। अब जो हमने ये दोनों बिंदु लिए हैं उसमें से जो कम होगा उसी को हम एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे। तो 20,000 और 25,000 में से 20,000 कम है, तो पहले मकान का आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये और डेट कॉल एक्सपेक्टेड रेंट। इसी प्रकार से आप सेकंड मकान और थर्ड मकान का भी कर सकती हैं। अब मैंने आप लोगों को पहले पेज पे ये बताया था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, तो आपको मैं समझा चुकी हूँ। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आ रही हूँ, जिसमें आपको कंप्यूटेशन ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल निकालना है। तो आपको सेकंड पेज पर आपको नोट्स में मैंने हेडिंग डाला है कंप्यूटेशन ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक्चुअली रेंट रिसीव्ड का अर्थ होता है जो पिछले वर्ष में या गत वर्ष में हमें मकान किराए पे दिया था और हमें प्राप्त हो चुका है, मतलब इन कैश या इन बैंक या कैसे भी हमें रेंट प्राप्त हो चुका, तो जिसको तो हम कहेंगे रेंट रिसीव्ड। और रिसीवेबल का मीनिंग होता है कि गत वर्ष में वह दे तो हो चुका है लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कभी हमें रेंट रिसीवेबल क्वेश्चन में मिलेगा, कभी रिसीव्ड मिलेगा। और जो रेंट रिसीवेबल हुआ है या रेंट रिसीव्ड हुआ है उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जो आपके नोट्स में तीसरे पेज पर आ जाइए, आपको सामने मैंने लिखा है एडजस्टमेंट इन रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल रिलेटेड टू पीरियड। एक्चुअल में कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि 12 महीने का हमें रेंट नहीं मिलता है या 12 महीने से कम हम उस चीज़ को किराए पे दे पाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि है ना, मकान हमने मिड वैल्यू में कंस्ट्रक्ट करवाया है या मकान का ख़रीदा है तो वह दिवाली में ख़रीदा है, तो पूरे वर्ष का 12 नहीं हो पाता, तो 12 महीने का नहीं मिलता है। तो इसमें पहला पॉइंट ये आपको दे रहा है, इफ़ हाउस इज़ परचेज एंड कंस्ट्रक्टेड सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यदि पिछले वर्ष में हमने मकान चाहे ख़रीदा है चाहे बनवाया है या हमने मकान अपना जो किराए पे दिया था उसको बेच भी दिया है, तो ओनरशिप यदि 12 महीने से कम की रही है तो ऐसी स्थिति में रेंट रिसीवेबल पूरे 12 महीने का नहीं बनेगा। तो ये एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है। इसी प्रकार से सेकंड दिया हुआ है कि जो मकान था वह कुछ समय के लिए या कुछ अवधि के लिए तो हमने अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए उपयोग में लिया और कुछ समय के लिए हमने उसको किराए पे दिया, तो भी हम 12 महीने का किराया रिसीव्ड नहीं कर सकते हैं। और यदि पिछले वर्ष में हमने मकान किराए पर तो दिया था लेकिन किराया वसूल नहीं हुआ, तो वसूल नहीं हुआ उसे बैड डेब्ट्स मानते हुए लेस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो रेंट रिसीव्ड होता है या रिसीवेबल होता है उसमें से कुछ अवधि का किराया हमें कम करना होता है, अर्थात 12 महीने की अवधि का किराया नहीं बन पाता है। सेकंड पॉइंट आपको एडजस्टमेंट का एक और दिया हुआ है कि कुछ जो खर्चे होते हैं या कुछ इनकम होती हैं वो हम रेंट रिसीव्ड में नहीं जोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहला पॉइंट जो दे रहा है, लैंड रेवेन्यू और लैंड टैक्स पेड बाय टेनेंट विल एडेड इन रेंट रिसीव्ड। अगर किसी एसएससी का मकान है तो उसका यदि कोई लैंड रेवेन्यू या कोई टैक्स यदि किराएदार ने चुकाया है तो वह रेंट रिसीव्ड में जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि मकान हमने लोन पे बनवाया था या लोन पे ख़रीदा है और उसकी कोई किस्त है वह किराएदार ने चुका दी है तो वह भी रेंट रिसीव्ड में जोड़ दी जाएगी। और इसी प्रकार से आपका यदि किराएदार का कोई बिल है जो चाहे पानी का हो सकता है या लाइट का हो सकता है या टेलीफोन का हो सकता है और मकान मालिक ने चुकाया है तो रेंट रिसीव्ड में से वह कम हो जाएगा। और हम ये 3 मेन बिंदु हैं। और फिर हम आगे कह सकते हैं कि कुछ
खर्चे जो कि भले ही किराएदार ने किए हैं मकान से संबंधित, लेकिन उनको कभी भी हम एडजस्ट नहीं करते, ना उन्हें जोड़ना है ना उन्हें घटाना है रेंट रिसीव्ड में से। पहला खर्चा दिया हुआ है कि यदि कोई म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट ने पेमेंट किया है, इसी प्रकार से इंश्योरेंस का कोई मकान से संबंधित इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई खर्चा उसने कर चुकाया है, इसी प्रकार से मकान से संबंधित कोई रिपेयर करवाई है, या कुछ उसने एज ए पहले से ही किराए के रूप में कुछ राशि करदाता को दे दी थी किराएदार ने, लेकिन उस पर किसी प्रकार का उसको ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4 खर्चे ऐसे हैं जो चाहे किराएदार खर्चे या इनकम हैं जो किराएदार के द्वारा की गई हैं, लेकिन ये मानते हुए कि वह किराएदार का ही दायित्व था। ऐसी स्थिति में न तो रेंट रिसीव्ड में से घटाया जाएगा न उसे जोड़ा जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर मैं आ रही हूँ कि हम किस प्रकार से कंपैरिजन करें, मतलब कंपैरिजन विथ रेंट रिसीव्ड एंड रेंट रिसीवेबल। तो आपने सबसे पहला पॉइंट जो था एक्सपेक्टेड रेंट, जिसमें म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट या स्टैंडर्ड रेंट के आधार पे हमने आंसर निकाल दिया है। तो सबसे पहले आप है ना एक्सपेक्टेड रेंट का पहला आंसर निकाल लेंगी। सेकंड आंसर, जैसे कि मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया है कि रेंट रिसीवेबल ऑफ द हाउस फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच हाउस इज ऑन माइनस रेंट फॉर द पीरियड फॉर द विच हाउस ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड। जितना भी 12 महीने का होता है उसमें से आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का रेंट घटा देंगी, और यदि हमारा पैसा वसूल नहीं हो रहा है, डूबत में चला गया है या डूब गया है, तो प्रीवियस ईयर में, केवल प्रीवियस ईयर का, यदि हम एक बात और कह दें कि यदि है ना प्रीवियस ईयर से पहले का कोई न वसूल हुआ किराया है, तो उसको इस वर्ष की आय में से नहीं घटाएंगे या इस वर्ष उसको नहीं जोड़ेंगे, केवल पिछले वर्ष का न वसूल हुआ किराया ही घटाया जाएगा। और इसके बाद में जो खर्चे मैंने आपको बताए हैं कि कुछ खर्चे जोड़ दिए जाते हैं, जैसे उसने कोई किस्त चुकाई है तो वह जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये रेंट रिसीवेबल को एडजस्टमेंट करेंगी, और फिर आपके पास रेंट रिसीवेबल हो गया और एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। तो अब इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वह ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगी। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको कल करवाऊँगी। थैंक यू।